नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनेताओं की अपनी पार्टियां बदलने की बात, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने की बात और किस तरह से ये सारा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव हैं उनके नतीजों को प्रभावित करेगा, इस मुद्दे की बात। हम बात करेंगे किस तरह से हाल के दिनों में देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस के विधायकों और कांग्रेस के समर्थकों, कांग्रेस के बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला लगातार बढ़ता रहा है और दूसरी तरफ यही उत्तर प्रदेश में कभी सत्ता की चाबी अपने पास रखने वाली बीएसपी जैसी पार्टी का भी हाल रहा है। बीएसपी में भी लगातार तमाम जो उनके विधायक हैं, जो उनके नेता हैं, जो उनके पूर्व विधायक हैं, वो पार्टी लगातार छोड़ रहे हैं और छोड़ने का सिलसिला कहीं थमता हुआ दिख नहीं रहा है। अब हालांकि बीएसपी अब भी दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और ऐसी ही कोशिश प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए भी कर रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सिलसिला दिखाई दे रहा है, उसमें जो आने-जाने का सिलसिला है, वो कहीं न कहीं उसमें समाजवादी पार्टी तमाम दूसरे विपक्षी दलों से भारी पड़ती दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी लगातार उसका कुनबा बढ़ रहा है, उसमें तमाम दूसरी पार्टियों से लोग आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से जाने वालों की संख्या अभी बहुत गिनती में है। अ, जो पहला झटका जब वो सत्ता में थे तब पार्टी में टूट का एक बड़ा झटका जो था, उसके बाद से कम जाने वालों का सिलसिला समाजवादी पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा है। इसके क्या मायने हैं और किस तरह से ये उत्तर प्रदेश में जो अगला विधानसभा का चुनाव है, ये आने-जाने का सिलसिला किस तरह का नैरेटिव बनाएगा, किस तरह इसका असर होगा, इस पर हम बात करेंगे। इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, पूर्व न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के विधिक सलाहकार रहे चंद्रभूषण पांडे जी। उत्तर प्रदेश में अपनी सामाजिक गतिविधियों के लिए और समाज में तमाम बड़े मुद्दों पर अपने सक्रिय हस्तक्षेप के लिए जानी जाने वाली ताहिरा हसन जी और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे अ, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता जीशान हैदर। बातचीत की शुरुआत मैं ब्रजेश जी आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरह से ये घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है लगातार और कम से कम समाजवादी पार्टी में तो अब पिछले करीब 1 महीने से ऐसा सिलसिला हर दूसरे, तीसरे, चौथे दिन दिखाई देता है, जब तमाम अलग-अलग राजनीतिक दलों से आए हुए लोग पार्टी में शामिल होते हैं और ये आज का जो घटनाक्रम है उसमें जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका था। हरेन मलिक और उनके पुत्र जो कि कांग्रेस के सांसद भी रहे, उनके पुत्र प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार की भूमिका में भी रहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी उनका एक तरह से राजनीतिक कद बहुत ठीक-ठाक किस्म का है। लेकिन उन्होंने अचानक पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ दी और आज वो समाजवादी कुनबे में शामिल हो गए। क्या आपको लगता है अभी ये भी इस तरह की भी चर्चा है कि कल बीएसपी के कुछ 6 विधायक और बीएसपी से अ, वो अलग तो एक तरह से पहले ही हो चुके हैं लेकिन वो कल समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे, इस तरह की भी चर्चा है। क्या लगता है आपको ये समाजवादी पार्टी के लिए क्या बहुत एक तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि इसको माना जा सकता है चुनाव से पहले तमाम राजनेता जो अपनी बहुत कैलकुलेशन करके अपनी राजनीति तय करने की बात करते हैं, वो अगर समाजवादी पार्टी में जाने का अपना मन बना रहे हैं, तो क्या ये कहीं दिखता है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है? गोविंद जी, इसको दो परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। एक तो आपको ये देखना होगा कि जो सामाजिक गणित है वो क्या है, और दूसरी बात, जो जिस सामाजिक समीकरण के बल पर राजनीतिक दल ताकतवर होते हैं, तो वो ही अंतिम रूप से निर्णायक हो जाते हैं। इसको भी समझना होगा। पहली बात तो यह है कि जो धर्मनिरपेक्ष दल जो अपने कहते हैं, पहले उनके बीच एक निर्णायक जंग हो रही है।
कि कौन बीजेपी से टक्कर लेगा। आप देखिए कि कोई बाहरी लोग नहीं तोड़े जा रहे हैं, बाहरी लोग नहीं जा रहे हैं, ये इन्हीं दलों के बीच आपस में इस तरह का हो रहा है। कारण क्या है? कारण बस एक है कि समाजवादी पार्टी का जो सामाजिक ताना बाना है वो थोड़ा मजबूत है। उनके साथ बैकवर्ड की एक बड़ी जाति उनके साथ जुड़ी हुई है, कुछ बैकवर्ड भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ चूंकि उनके पास वोट बैंक है, इसलिए अल्पसंख्यक भी उनके साथ है। तो ये जो चीज है ये उनके पक्ष में जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रियंका गांधी बहुत मेहनत कर रही हैं, प्रियंका गांधी सब जगह जा रही हैं, लेकिन आप एक चीज से इनकार नहीं कर सकते कि उनके अधिकांश विधायक, मैं एक दो की बात साथ थे, साथ में आप देखिएगा कितने लोग लड़ते हैं। हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक, इनके जनाधार को कौन जुटला सकता है? वास्तव में ये एक बहुत बड़ी वो है। और यही नहीं, इमरान मसूद बाकायदे तैयार बैठे हैं जाने के लिए। यदि यहां से हरी झंडी मिले तब, कारण क्या है, सहारनपुर में उनका विरोध हो रहा है। सहारनपुर में लोग कहते हैं कि हम संघर्ष करने वाले लोगों को फिर उपेक्षित कर दिया जाएगा यदि इमरान मसूद जाते हैं। तो इमरान मसूद भी तैयार बैठे हैं। वो पिछले कई हफ्तों दिनों से वो बाकायदे समाजवादी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि वो सर्वाधिक वही लड़ सकते हैं और कोई नहीं लड़ सकता। और ये तब वो कह रहे हैं जब प्रियंका गांधी स्वयं चुनावी मतलब दौरे पर हैं, वो बाकायदे प्रयास कर रही हैं, वो हर जगह जा रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार का जो सामाजिक ताना बाना है, आप जब तक उसको नहीं भेदेंगे तब तक कहीं जाने से, कहीं प्रयास करने से मेहनत, मैं पिछले 35 साल से चुनाव कवर कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत लोगों को ये बात अखर सकती है। लेकिन मैं असलियत जमीन की हकीकत बता रहा हूं कि तमाम मेहनत, तमाम प्रयास, हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि साहब सब लोग देखते हैं। मैं अभी दौरे में गया था, कहते हैं कि रैली नहीं करते, ये नहीं करते और लोगों को मुद्दे नहीं बताते। मैंने लोगों से पूछा कहा मुद्दे क्या? मैं खुद एक प्रयोगशाला हूं, मैं देखता हूं क्या अच्छा है क्या बुरा हो रहा है। तो ये जो स्वयं जब तक ये नहीं टूटेगा, जो सामाजिक ताना बाना बिल्कुल कांग्रेस के लिए बहुत बहुत बड़ी चुनौतियां हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए। जब इतने तक वर्षों में देखिए, जब तक वोट बैंक वापस नहीं आएगा जनाधार लगातार खोया है। और वोट बैंक वापस आने के लिए पार्टी के संगठन को मजबूत होना जरूरी है, पार्टी में कार्यकर्ताओं का दखल होना, दिखाई देना बहुत जरूरी है। अगर नेता कितनी ही मेहनत करें, अगर पार्टी में कार्यकर्ता नहीं है तो चीजें बेहतर नहीं हो सकती हैं। जिशान, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। यहाँ पर बात तो समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ने की हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो जो कांग्रेस का कुनबा है, जो बचा खुचा कुनबा है, उसमें भी सेंध लग रही है, उसमें भी लोग निराश होकर पार्टी से किनारा कर रहे हैं। इमरान मसूद का भी यहाँ पर ब्रजेश जी ने जिक्र किया, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं तो कब का पार्टी छोड़ देता, लेकिन क्या करूं, मैं परिवार की मोहब्बत में बंधा हूं इसलिए नहीं छोड़ सकता। इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। लेकिन फिर भी अब अगर देखें, हरेन मलिक और पंकज मलिक का जाना बड़ा पार्टी के लिए एक झटका है। इसके पहले कमलापति त्रिपाठी का परिवार, उनके परिवार के प्रतिनिधि ललितेश्वर त्रिपाठी, उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया। और बिल्कुल ये समझा जा सकता है कि एक हताशा में उन्होंने किनारा किया, क्योंकि वो उसके बाद किसी उत्तर प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दल के बजाय वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। तो क्या वजह है, क्यों कांग्रेस से इस तरह से नेता लगातार टूटते जा रहे हैं? पिछले चुनाव के वक्त तो हम देखते थे, लेकिन अब ये चुनाव से पहले भी सिलसिला दिखाई दे रहा है। अब कैसे इसको रोका जा सकता है? कांग्रेस क्या सोचती है इस बारे में? मैं नमस्कार, पहले माफी चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा हूँ। जी नहीं, देखिए, मैं जिस तरह से प्रियंका गांधी जी ने परसों बोला था, जब उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी मुझे फ्लाइट पे मिले,
तो उन्होंने कोई बात पे तो उन्होंने कहा कि देखिए छोड़ के जा रहे हैं। तो मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि देखिए इस वक्त प्रियंका गांधी जी खुद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय है और मेहनत कर रही हूँ। हमें लगता है उनसे ज्यादा मेहनत उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त कोई विपक्षी दल नहीं कर रहा है। जी, तो अगर ऐसे समय पे लोग छोड़ के जा रहे हैं उनका स्वागत है, क्योंकि हमें ऐसे सिपाही सेनापति चाहिए ही नहीं जो ऐसे समय पे जो कांग्रेस अपने सबसे ज्यादा जो निचले स्तर पे इस वक्त पहुंच सकती थी वहां पे है। और आपको बताऊं, जब अब जिस तरह से मेहनत हो रही है वो आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। और इस समय पे जिसको छोड़ के जाना, उन्होंने कहा जिसको छोड़ के जाना है, हमने कोशिश करी, हम कोशिश कर रहे हैं, हमने मेहनत करी, हम मेहनत कर रहे हैं, हम संगठन पे कार्य कर रहे हैं, हम जहां जहां जो भी जिसको प्रॉब्लम हो रही वहां पहुंच रहे हैं, उन कार्यों पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई छोड़ के जाना चाहे, और हमें लगता है चुनावी बेला है, आपको भी पता है कितने लोग छोड़ के जाते हैं और कितने लोग छोड़ के आते हैं। अभी आप आचार संहिता लग जाने दीजिए, फिर देखिएगा क्या हालात भारतीय जनता पार्टी के होने वाले हैं। तो मुझे लगता है चुनाव से पहले इस तरह की चीजें बहुत सी देखने को मिलती हैं। और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं आज आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी, आप देख लीजिएगा इस चुनाव में। और कहीं ना कहीं ये अंदाजा हमको भी है, आपको भी और सबको है। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी महत्वाकांक्षा में छोड़ के जा रहे हैं। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस को शिकंजे में लिए हुए थे कि उन्हीं का शहर अध्यक्ष हो, उन्हीं का जिला अध्यक्ष हो, उन्हीं का ब्लॉक प्रमुख हो, उन्हीं का जो है अल्पसंख्यक का अध्यक्ष हो, उनकी चले, जो अब यहाँ पे नहीं चल पा रहा है, यहाँ पे जो कार्य कर रहा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जो छोड़ के जा रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे साफ शब्दों में ये चीज कह रहा हूँ, जो छोड़ के जा रहे हैं उनका बहुत स्वागत है, क्योंकि प्रियंका जी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि कायर लोग छोड़ के जा रहे हैं और हम मैदान न छोड़ने आए और न मैदान छोड़ेंगे। अब राजनीति में कायर तो शायद कोई शब्द होता नहीं, राजनीति में शब्द होता है चालाक, राजनीति में शब्द होता है धूर्त, और जो चालाक हैं, जो अवसर की वक्त की नब्ज पहचानते हैं, शायद वो छोड़ के जा रहे हैं। आपका आकलन कुछ और हो सकता है, लेकिन ताहिरा जी, जो इस तरह की प्रवृत्ति है उत्तर प्रदेश की राजनीति में हाल के वर्षों में, तो ये बहुत सामान्य एक सिलसिला है। सत्ताएं इसी तरह से दल बदल से सत्ताएं बनी हैं, सत्ताएं बची हैं, कुर्सियां मुख्यमंत्रियों की गई हैं, बची हैं, तमाम तरह की चीजें हुई हैं। लेकिन अभी जो सिलसिला कांग्रेस में दिखाई दे रहा है, एक बहुत छोटी टीम कांग्रेस के पास बची थी, और उस छोटी टीम में भी अगर टीम का नेता ये कह रहा है कि जिसको जाना है वो जाए, उसका स्वागत है, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए ये सही रणनीति है? नहीं, देखिए, मैं इससे तो एग्री करती हूँ कि प्रियंका गांधी बहुत काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, और बिल्कुल, एक नैरेटिव उन्होंने महिलाओं वाला जो सेट किया, क्योंकि आधी जमीन का 25 साल से महिला रिजर्वेशन पड़ा हुआ है, धूल उस पर जम रही है, उसका स्वागत है। लेकिन एक परिपक्व नेता के लिए ये कहना जो जा रहा है ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए पंकज मलिक जो हैं वो जीतते रहे हैं इलेक्शन, उनका जनाधार है, उसको आप और हम नकार नहीं सकते हैं। पॉलिटिक्स में चीजों को नकारा नहीं जाता है, बड़े बल्कि समझदारी से, जैसे आपने कहा चालाकी से, उनको उन लोगों को अपने पास लाया जाता है कोशिश करके। और पंकज मलिक उनके पिताजी का अच्छा जनाधार है। और देखिए अभी की अजीत सिंह की पार्टी से तो हो नहीं पाया गठबंधन कुछ, न कांग्रेस का न सपा का। तो ये जाट नेता की तरह से भी देखिए ना इनको, कि एक जाट नेता भी वहां का वेस्टर्न यूपी का आपसे दूर जा रहा है। मुझे लगता है बातचीत होनी चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए कि हमसे कोई जाए ना। अगर नेता इतना काम कर रहा है कि हम सब एग्री करते हैं कि प्रियंका गांधी बहुत काम कर रही है, लेकिन संगठन ये मानना पड़ेगा, संगठन मजबूत नहीं है और इलेक्शन में जीतता वही है। अब इलेक्शन की रणनीति बदल चुकी, ये कहने में कोई शर्म और झिझक नहीं होनी चाहिए कि जिसके पास जाति समीकरण हो उत्तर प्रदेश और बिहार में खासकर, और दूसरा जिसके पास मजबूत संगठन हो, तीसरा जिसके पास फंड हो, वही इलेक्शन जीतता है। अब इलेक्शन जीतने की रणनीतियां बदल चुकी है। और राजभर के आने के बाद देखिए आप, अखिलेश जब से राजभर को लाए उसके बाद कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट को भी देखिए। जबकि राजभर कोई बहुत ज्यादा नहीं है उनका वोट बैंक है, लेकिन पूर्वांचल में वो अपनी एक धमक रखते हैं। तो राजनीति इसी तरह से तय होती है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनको हर पार्टी में अच्छी जगह मिलनी चाहिए।
देखिए ये तो जरूरी है, और अच्छे लोगों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप अच्छे लोगों को बाहर जाने देंगे तो आप एक अपने आप को एक सीजन पॉलिटिशियन नहीं कह सकते मेरे ख्याल से। बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए, और अगर कार्यकर्ताओं या नेताओं में असंतोष भी है तो कांग्रेस जिस स्थिति में है, कम से कम वो इस तरह का कोई खतरा उसको मोल लेना नहीं चाहिए कि नहीं, जो ये बचे खुचे हैं एक वो चीज भी मैं कहना चाहती हूँ। जी जी, ये वो पार्टी है जो स्वतंत्रता की कोख से, संघर्ष की कोख से जन्मी पार्टी है। ये नेहरू और गांधी और पटेल और सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है। तो पिछड़ा इतिहास पढ़े, नेहरू ने अपने विरोधियों के साथ कैसे काम किया है। जटल विरोधी उनके रहे, ऐसा थोड़ी पार्टी छोड़ के चले जाए। वो बहुत बार बैक सीट पे आए हैं नेहरू। तो फिर नेहरू को पढ़े जरा सा और पढ़ाएं अपने यहाँ लोगों को। थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने का काम भी बढ़ाएं, और कौन पढ़ा रहा है इस बात को भी देखें। पढ़ाने वाला जो है उसको खुद पता होना चाहिए, तभी वो पढ़ा सकेगा कांग्रेस की हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस खुद को अब नए जमाने की कांग्रेस कहती है, लेकिन नए जमाने की कांग्रेस जिस अतीत पर अपना दावा करती है उसको उस अतीत की समझ भी होनी चाहिए। निसंदेह जवाहरलाल नेहरू ने जब अपना पहला मंत्रिमंडल बनाया था तो उसमें उन्होंने अपने विरोधियों को भी शामिल किया था। मुखर्जी कैबिनेट में थे। जी, और आज कांग्रेस अगर ये कहती है कि जो जाता है उसका स्वागत है, तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि एक सोच में बहुत बड़ा बदलाव है। और जैसी वक्त इसमें कांग्रेस के साथ जिस तरह की हालात में कांग्रेस गुजर रही है, उसको कम से कम ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए। सीबी पाटिल साहब, ये जो सवाल है कि कांग्रेस से लोग क्यों छोड़ रहे हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा समाजवादी पार्टी के पक्ष में ये पलड़ा एक तरह से झुक रहा है? मैं समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अल्टरनेटिव समाजवादी पार्टी बन गई इस चुनाव, वर्तमान चुनाव। अभी ये लग रहा था कि ये 3 तिकोड़ी या चतुर्कोड़ी चुनाव होगा, लेकिन धीरे धीरे जिस समाजवादी पार्टी में लोग जुड़ते जा रहे हैं, उसे ही लग रहा है कि ये मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में होने। अब भारतीय जनता पार्टी में निश्चित रूप से लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी तो देखिए, हम उनकी बात कर रहे हैं जो सत्ता चाहते हैं। और राजनीति में अब सत्ता ही चाहते हैं, कोई सिद्धांत और विचार और कार्यक्रम इससे किसी को लेना देना नहीं है। सबको चाहिए सत्ता, और सत्ता के बाद वाला भी आप जानते हैं, भोग विलास सुविधा लूट खसोट, यही अब प्रवृत्ति हो गई है राजनीति की। सेवा का भाव वगैरह है नहीं, ये बात ही सेवा सभी राजनीति से निकालती। तो जिसको सत्ता चाहिए वो पहली प्रायोरिटी तो उसमें आज भी भाजपा है। लेकिन भाजपा में जगह नहीं है। भाजपा में जगह तब होगी जब 30-40 एमएलए निकाले जाएंगे। अभी जिनको को टिकट नहीं देंगे तो देखिएगा बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी में इसमें आ गए हैं, ये फिर बदल के उसमें चले जाएंगे, क्योंकि वहां उनको लगेगा कि जीतने की संभावना, तो ये होने वाला। लेकिन अभी जो उनको जगह दिख रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अगर हम मजबूती से लड़ सकते हैं और जी सकते हैं, तो वो फिलहाल समाजवादी पार्टी है, और इसलिए सभी लोग उधर ही जान। अब इसमें लोगों को जीत पावे या न जीत पावे अलग बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी अपनी हिंदू लाइन अपना बना रही है, और हिंदू में भी वो जितने खाने हैं हिंदुओं को जात के, सभी जातियों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। उनकी बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है कि एक तो लार्जर वे में हिंदू रखो, और उसके बाद जातियों के खानों को सेट करो, कौन कौन जात के लोग हैं उनको जोड़ो। समाजवादी पार्टी का भी जातवादी है, तो इसमें कोई दो रहा नहीं है, और उनके साथ माइनॉरिटी का हमेशा सपोर्ट रहा है। अब वो समाजवादी पार्टी की यही कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जातियों का वो जोड़ रहे हैं, उन जातियों का अगर हम कुछ निकाल के लाएं, अपने कुछ लोगों को अगर निकाल के अगर हम लाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कमजोर हो गई, या उसमें कोई न कोई टूटन होगी। मान लीजिए राजभर है, राजभर इनके यहाँ भी मंत्री है, इनके यहाँ भी राजभर भारतीय जनता पार्टी में नेता है। अब राजभर को लाए तो ऐसा थोड़ी ना कि सारे राजभर समाजवादी पार्टी में चले, लेकिन अच्छा खासा राजभर जो भारतीय जनता पार्टी में पूरा का पूरा थे, अब उसमें से इनके आने से बहुत समाजवादी पार्टी में बहुत से राजभर चले आएंगे, और एक अच्छा खासा इसको सपोर्ट मिला। इन्होंने ये भी कोशिश की थी कि उसको लावे निषाद को, लेकिन निषाद तो अपने उस घोटाले के नाते फंस गया, और उसकी मजबूरी हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में रह जाए, तो अपना निषाद ने वहां बना लिया। तो ये कोशिश अभी चलेगी। एक तो जातीय समीकरण चलेगा, किस तरह जातीय समीकरण
बनाने की कोशिश करें। तो इसलिए लोगों को बाकी जिनके पास जाति नहीं है और जिनके पास और वोट बैंक नहीं है, तो वो समझते हैं कि चाहे समाजवादी पार्टी में वोट टिकट मिल जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी मिल जाए, किसी भी तरह से हमारी नैया पार हो जाए। नेताओं का तो इसमें यही है। लेकिन बहुत बड़ा बदलाव आएगा अभी 2 महीने चुनाव की घोषणा जब हो जाएगी, तो बहुत बड़ा बदलाव आप देखने को मिलेगा। उसमें बहुत सारे आप देखिए, जैसे घोषणा होगी वो आचार संहिता निकलेगा, क्योंकि एमएलए का टर्म खत्म हो जाएगा इन लोगों का। जितने एमएलए के टर्म में जिनको टिकट नहीं मिलेगा, जिनको जीतना नहीं होगी, तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और उसमें शायद कांग्रेस को 2-4 लोग ऐसे मिल जाए जो कांग्रेस के टिकट लड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस के टिकट तो अभी कोई मांग नहीं रहा है। कांग्रेस का टिकट वही मांग रहा है जिसको कि नई नई राजनीति है या नए नए लोगों को अपना शौक पूरा करना है, वही। क्योंकि कांग्रेस उस स्थिति में पहुंच नहीं पाई, उसके दोष नहीं कांग्रेस। प्रियंका जी कोशिश कर रही है। अगर ये प्रियंका जी 2 साल या 3 साल पहले आ गई होती, अपने को चीफ मिनिस्टर घोषित की होती, और जिस तरह से घूम घूम के लोगों को जोड़ रहे हैं, तो इनका बन सकती थी, इनका भी वोट बैंक बन सकता था। आज प्रियंका का कोई जाति है नहीं उनके पास, किसी जात का वोट बैंक, तो कोई जात के वोट बैंक है। अब जब जात का वोट बैंक नहीं, और आप देख रहे हैं सारे लोग जातियों का ही वोट बैंक के हिसाब से अपनी गणना कर रहे हैं, तो एक तो वहां पे जातियों के मामले तो प्रियंका जी 0 है। अब बाकी कौन उनके तरफ आएगा, उनकी अपनी शख्सियत के नाते, वो भी उनकी शख्सियत तब होती कि वो अपने को चीफ मिनिस्टर घोषित करती। अब अभी घोषित करती तो लोग सोचते भी अब आखिरी टाइम में आप चीफ मिनिस्टर अपने को घोषित कर देंगे तो उसको कोई फायदा मिलने वाला नहीं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जी बिल्कुल कांग्रेस की रणनीति में जिस तरह के वक्त की जरूरत है उस तरह के तालमेल की कमी दिखाई देती है। लेकिन जो सीबी पांडे साहब ने कहा कि अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा और जब आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी तो बड़े पैमाने पर टूटन पार्टियों से दिखाई देगी। ब्रजेश जी, आपको लगता है कि क्या बीजेपी में भी एक बड़ा ऐसा तबका है विधायकों का जिनको टिकट नहीं मिलने की अगर हालत स्थिति दिखाई देती हो तो वो समाजवादी कुनबे या दूसरे राजनीतिक दलों में जा सकते हैं? ऐसे ये कहा जाता है कि 50 से ज्यादा विधायक हैं इस तरह के। बीजेपी खुद भी ये कह चुके हैं कि बहुत सारे जो विधायक हैं उनके टिकट काटे जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लिए भी क्या बड़ी चुनौती आ सकती है? देखिए गोविंद जी, यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत है। बीजेपी में 350 सीटें भरी हैं, 50 सीटें खाली हैं। समाजवादी पार्टी में 50 सीटें भरी है, 350 खाली हैं। ये बिल्कुल विपरीत स्थिति है क्या कि बीजेपी एक बड़े बड़े पैमाने पर टिकट काटने जा रही है लोगों की, करीब 100 से ज्यादा विधायकों की टिकट काट देगी। इस बात का संदेश बीजेपी विधायकों को है। मुझे आज बड़े नेता से मिलने का एक अवसर था, मैंने देखा तमाम विधायक लाइन लगा करके अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपना अपना जनाधार बता रहे हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में वो है तो हर व्यक्ति बीजेपी इस बात के लिए वो है कि यदि जो लोग टिकट जिनके काटे जाएं, कई जा रहे, 1 दर्जन लोग को मैं जानता हूं कि वो बाकायदे समाजवादी पार्टी से या संबंध बनाए हुए हैं और वो चाहते हैं वहां टिकट मिल जाए या बसपा से टिकट मिल जाए। ये संख्या और बढ़ेगी। कारण क्या? अच्छा, बीजेपी क्या है? बीजेपी ये सोच रही है कि जो लोग अपने, उन्होंने सर्वे कराया, 3 सर्वे करा चुके हैं, वो जो अपने क्षेत्र में बदनाम हो चुके हैं वो लाइन जाके टिकट अपना किसी पार्टी से अपना उपलब्धि दिखाएं। तो ये रणनीति का खेल है और ये थोड़ा अपने अपने दिमाग से लड़ा जा रहा है। बीजेपी में है जो विधायक है बेचैन है, उन्हें लगता है कि साहब ऐसा ना हो कि हमें टिकट ना मिले। जिन लोगों ने बयान दिया था, जिन लोगों ने तमाम बातें कही थी, तमाम चिट्ठियां लिखी थी, वो लोग हैं। अब ये खेल शुरू दिसंबर में, दिसंबर में जो खेल शुरू होगा तो बहुत लोग, अब जो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं उसमें जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो अन्य तो सहारा तलाशेंगे, कांग्रेस में भी जाएंगे, बसपा में भी जाएंगे और बीजेपी में भी प्रयास शुरू कर देंगे। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होगी, ऐसे लोगों को फिर रास्ता बचता नहीं, क्योंकि जो मौका वक्त देखकर समझ ले, जो मौके का वक्त पर फायदा उठा ले, वही शायद फायदे में रहेगा।
लेकिन जिशान, जैसे ये बीजेपी के लिए बात है कि बीजेपी अपने 100 विधायकों के टिकट काटने की ऐसी संभावना है। बहुत से विधायकों को तो पहले से बिल्कुल एक तरह से कंफर्म हो चुका है कि उनको अब टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी जो दरवाजे हैं वो कांग्रेस की तरफ उनकी रास्ते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कब हम ये उम्मीद करें कि लोग कांग्रेस से जाने का सिलसिला खत्म होने के बाद, सिलसिला टूटने के बाद लोग कांग्रेस में आना शुरू करेंगे? क्या कांग्रेस इसके लिए कोई कोशिश कर रही है? नहीं, देखिए गोविंद भाई, मैं आपको बताऊं, जहां तक अभी ताहिरा जी भी कह रही थी या पांडे जी भी कह रहे थे, मुझे लगता है कि ये एक गलत परसेप्शन बन गया है। पंकज मलिक जी अपना विधायकी का चुनाव हारे, जमानत जब्त हुई। हरिंदर मलिक जी अपना लोकसभा हारे, जमानत जब्त हुई। तो ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा कोई चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं लोग। हाँ ठीक है, अच्छे नेता थे, बड़े नेता थे, ये मानने में मुझे कतई गुरेज नहीं है। जो लोग भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जिनके आपने नाम लिए, चाहे ललितेश जी हो, चाहे कुछ भी हो, ये सब जो छोड़ के गए, ऐसा नहीं है कि सब जीते हुए विधायक के जीते हुए सांसद थे। ये नेता थे, कांग्रेस के नेता थे। कांग्रेस ने इनको, किसी भी नेता को बनाने में मुझे लगता है काफी समय लगता है, और कांग्रेस पार्टी से इन लोगों की पहचान थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है सबसे ज्यादा जब इन नेताओं की जरूरत थी, तो इन नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे रखते हुए ये लोग दूसरी पार्टियों में चले गए और कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए। और जहां तक मनाने की बात है, किस बात पे हम उनको मनाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया हुआ था पंकज मलिक जी को, उनके फादर को उसमें शामिल किया हुआ था, जो प्रियंका जी की जो टीम है। तो और उनको क्या टिकट उनको मिलता ही मिलता, और उनको क्या मनाएंगे? तो मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि ऐसा नहीं है। हम पूरा का पूरा सबको सम्मान दे रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो लोग पार्टी कैडर से जुड़े। अब उन लोगों की कुछ और महत्वाकांक्षाएं हैं, कोई और सेटिंग बेटिंग है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे पांडे जी ने कहा कि टिकट लड़ने वालों की, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी में आज हर विधानसभा के अंदर इतने इतने टिकट मांगने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी ज्यादा अच्छी बात है कि अच्छी बात है कांग्रेस में टिकट मांगने वालों की लंबी संख्या है। और अगर कांग्रेस वाकई में उत्तर प्रदेश में अपने को मजबूत साबित करती है तो ये भारतीय राजनीति के लिए भी अच्छी बात होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ताहिरा जी, ये जो सिलसिला है चुनाव, एक आप 5 साल 4.5 साल एक पार्टी के साथ रहते हैं, 20 साल एक पार्टी के साथ रहते हैं, उस पार्टी की नीतियों के साथ आप होते हैं, अचानक आप कुर्सी के लिए अपनी पार्टी बदल देते हैं, उन सारी नीतियों के बिल्कुल आप पलट दूसरी नीतियों वाले राजनीतिक दल के साथ आ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये एक तरह से घनघोर राजनीतिक अनैतिकता नहीं है? इसको समाज की स्वीकार्यता न मिले, इसके लिए क्या किया जा सकता है? संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल ऐसे लोगों को बिल्कुल ये अपॉर्चुनिस्ट कहे जाएंगे, क्योंकि अगर आपका था तो आप पार्टी में रह के ही आपने विरोध किया होता, और विरोध के स्वर अगर नहीं सुने गए तो हल्के हल्के भी बाहर मीडिया में आने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि इलेक्शन से बस कुछ पहले आपके स्वर तेज हों। अगर वहां कुछ गड़बड़ी चल रही है तो उस पर आपको मुखर होना चाहिए। देखिए, ये कहा भी गया है कि जितना ही क्रिटिक को अपने पास रखेंगे उतना ही अच्छा है, उतना ही आप मजबूत होते हैं। अगर आपके पास सब चापलूस आ जाएंगे और सब ताली बजाने वाले आ जाएंगे, वाह वाह करने वाले आ जाएंगे, तो पार्टी कभी स्ट्रेंथन नहीं होगी। वो हर पार्टियों के साथ है। आपके साथ आलोचक होना चाहिए आपका, जो आपकी तमाम नीतियों पे आलोचना करे, क्योंकि तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की मतलब एक्सेप्टेंस जो है वो जनता ही खत्म कर सकती है। देखिए, और कुछ इस तरह का या तो कानून बने कि लोग इलेक्शन से कुछ पहले जो है वो पार्टियां नहीं छोड़ सकते हैं। इससे तो कोई नेता तैयार नहीं होगा, देखिए, और न इस तरह के कोई कानून बन पाएगा। तमाम बातें बिल्कुल, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है। सीबी पांडे साहब, आप क्योंकि न्यायपालिका से जुड़े हैं, क्या चुनाव आयोग को इसमें किसी तरह की दखल करनी चाहिए? ये जो बिल्कुल चुनाव के पहले आप पूरा अपना राजनीतिक दर्शन छोड़कर एक बिल्कुल उसके धुर विपरीत राजनीतिक पार्टी से जुड़ जाते हैं, इसको कोई समय सीमा होनी चाहिए कि भाई चुनाव से इतने पहले अगर दल बदल किया है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते? इस तरह का कोई व्यवस्था क्या चुनाव आयोग कर सकता है? ये जो समस्या पैदा किया चुनाव आयोग ने ही पैदा किया, और चुनाव आयोग ने इसलिए पैदा किया है कि जो पार्टी सिस्टम को, जो सिंबल अलॉटमेंट का जो सिस्टम इन्होंने बनाया है ना, वही इसका कारण है। मैं आपको बताऊं कि 66 के पहले पार्टियों का सिंबल अलॉट नहीं होता।
किसी चुनाव चिन्ह पर किसी की पार्टी की दादागिरी नहीं रहती। और जब से ये इलेक्शन कमीशन ने चुनाव चिन्ह की व्यवस्था कर दी कि हर एक किसी पार्टी को जिसके कुछ एमएलए एमपी जीत जाएगा तो उस पार्टी का सिंबल अलॉट हो जाएगा। अब ये सारी लड़ाई सिंबल की होती है क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी उस सिंबल उनके हाथ में आ जाता है। जैसे उनके हाथ में आ गया, साइकिल उनके हाथ में आ गया, उनके हाथ। अब ये सिंबल समय के साथ इतना प्रचारित होता है कि जनता के दिमाग में बस वही सिंबल रहता है। बाकी अगर आदमी नया आदमी कोई जाता है चुनाव लड़ने के लिए तो उसका तो पहले तो समझ में नहीं आता लोग ये सिंबल कैसे है। जनता के पास फिर कोई विकल्प ही नहीं रहता। विकल्प नहीं, यही सिंबल वाले हाथी और साइकिल और वो कमल और पंजा का रंग, क्या विकल्प जनता के पास है? बन नहीं पाता। जनता चाहती भी ऐसे लोगों को हम समझे, लेकिन उसके पास कोई विकल्प ही नहीं है कि किसको चुने। उसी का ये फायदा निकाल के कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने को स्थिति में होती है कि वो मजबूत स्थिति में पहुंच जाती है। जब मजबूत स्थिति में तो हर आदमी जीतने वाले पार्टी के पास जाता है। अगर ये सिंबल किसी के पास नहीं रहता, हर आदमी को, लॉ यही है, इलेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा थी और कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा भी यही थी और पहले होता भी था कि चुनाव के टाइम पे एमएलए एमपी को जो लड़ने वाला था कैंडिडेट उसको सिंबल अलॉट किया जाता। कौन सा सिंबल अलॉट किया जाएगा? इलेक्शन कमीशन उस समय तय। अब अलॉटमेंट हो गया तो सबके जड़ में ये इलेक्शन कमीशन है। और तो इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन प्रोसेस को, उसका ड्यूटी तो है फेयर एंड फेयर इलेक्शन करने का, लेकिन सारा का सारा जड़ ये समझ लीजिए कि अनफेयर इलेक्शन कराने में इस समय वो मास्टर है इलेक्शन। वो कंसंट्रेट कर दिया 2-3 पार्टियों का और उसी का यूज करके दोनों पार्टियों का करते हैं। जैसे चाहे कोई भी आप 20 उदाहरण हम कभी लंबा बहस होगा, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से पूरे सिस्टम को अनफेयर बना दिया, उसकी भुगतान हो गया। हम लोग केवल उसके परिणामों को देखते हैं, उसके जड़ को नहीं देख पाते। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जिस पर दारोमदार था चीजों को ठीक रखने का, चुनाव प्रक्रिया को ठीक रखने का, उसी ने उस चुनाव प्रक्रिया को इस दिशा में ला के रख दिया, इस हालत में आके ला के रख दिया है। और सिंबल की लड़ाई की जहां तक आपने बात की, हमने उत्तर प्रदेश में ही देखा। पिछले जब समाजवादी पार्टी में झगड़ा हुआ था तो पिता पुत्र की लड़ाई अदालतों और चुनाव आयोग तक पहुंची थी। काफी साइकिल के चिन्ह को लेकर काफी झगड़ा, बहुत बड़ा विवाद हो गया था। दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो सत्तारूढ़ पार्टी का घटक दल है अपना दल, उसमें माँ बेटी के 2 अलग अलग गुट हैं, उनके बीच में सिंबल की लड़ाई है। और ये लड़ाई कहीं न कहीं, जो बात आपने कही कि जो जनता को भ्रमित करने का जो पासा चुनाव आयोग ने फेंका है, उसकी देन है। और निश्चित तौर पर एक स्वस्थ चुनाव, लोकतंत्र को मजबूत और बेहतर बनाने का चुनाव तभी हो सकता है जब कम से कम राजनीति में सिद्धांतों की कहीं कोई अहमियत हो रहे। और अगर एक पार्टी एक तरह के राजनीतिक सिद्धांत पर चल रही है, एक पार्टी एक तरह के राजनीतिक एजेंडा पर चल रही है, तो उस पार्टी के किसी नेता को चुनाव के ठीक पहले पूरी तरह से चोला बदलकर अपने बिल्कुल विपरीत राजनीतिक दल के साथ जाकर मिलने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। कम से कम चुनाव लड़ने का हक उसको नहीं दिया जाना चाहिए। ये वक्त की मांग है, वक्त का तकाजा है। और अगर इस तरह की कोई व्यवस्था हो तो ऐन चुनाव से पहले आयाराम गयाराम का जो सिलसिला है शायद वो रुक सके। हम उम्मीद करते हैं कोई न कोई इस मामले में किसी न किसी तरह का दखल, जो चुनाव आयोग से जुड़ी मशीनरी है, जो चुनाव कराने वाला तंत्र है, उसके कानों पर ये बात कहीं न कहीं पहुंचेगी और वो इसमें सुधार की किसी न किसी तरह की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सबका आभार, धन्यवाद। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं कि वो हमको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास ज्यादा सफल हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।